हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है बेटा कंसीडरेशन, हिंदी में प्रतिफल। राइट। तो देखिए, कंसीडरेशन टर्म अब तक हम लोग बहुत बार इस पे बात कर चुके हैं, और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब फॉर कंसीडरेशन। तो जो कंसीडरेशन है इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि इस बात के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट जनरली द रूल इज कि कंसीडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इट इज द जनरल रूल विद अ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। ओके, नाउ कंसीडरेशन इज देखिए क्विड प्रो क्यो। अभी ये टर्म तो भाई समझ में आती नहीं, लैटिन लैंग्वेज है, तो इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, सो दैट देयर शुड बी कंसीडरेशन। कंसीडरेशन होना जरूरी है। विदाउट कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं। कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए, वो एक अलग चीज है, पहले हो तो सही। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सो कंसीडरेशन इज क्विड प्रो क्यो, यानी समथिंग इन रिटर्न। तो देखिए, एक पार्टी के लिए इट इज बेनिफिट एंड फॉर द अदर पार्टी इट इज डेट्रीमेंटल। मतलब कुछ आपको मिल रहा है तो मुझे कुछ नुकसान हो रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है तो यू आर लूजिंग समथिंग। सो दैट इज व्हाट कंसीडरेशन इज, कि एक पार्टी उससे बेनिफिट ले रही है और दूसरी पार्टी के लिए वो डेट्रीमेंटल है, यानी नुकसानदायक है। सर, कंसीडरेशन कुछ भी हो सकता है। कंसीडरेशन कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, कंसीडरेशन कैन बी नेगेटिव। कंसीडरेशन कैन बी फोरबियरेंस, मतलब किसी काम को ना करना इज ऑल्सो कंसीडरेशन। सर, कंसीडरेशन पास्ट हो सकता है, कंसीडरेशन प्रेजेंट हो सकता है, कंसीडरेशन फ्यूचर हो सकता है। मतलब कंसीडरेशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन, कंसीडरेशन इज बीइंग गिवन, और कंसीडरेशन विल बी गिवन। तीनों टेंस हो सकते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और शायद भविष्य काल। पॉजिटिव हो सकता है इफ यू आर पेइंग समथिंग, इफ यू आर डूइंग समथिंग, और निगेटिव हो सकता है इफ यू आर नॉट डूइंग, दैट इज फोरबियरेंस। फोरबियरेंस का मतलब है किसी प्रकार का कोई सर नुकसान को बियर करना, किसी चीज को बियर करना, दैट इज कॉल्ड फोरबियरेंस। सो दैट इज ऑल्सो ए वैलिड कंसिडरेशन, वो भी वैलिड कंसिडरेशन है। सपोज करिए आपका घर है, ठीक है, घर के बाहर रोड है, इट्स ओके। अब यहां पे एक बंदा आ गया और उसने अपना ठेला खड़ा कर लिया। ठेला समझते हो? और भाई साहब वो बेच रहा है लाइक टिक्की, बताशे, सो ऑन। अब वो यहां पे खड़ा हो गया आके आपके घर के बाहर। अब आप क्या करोगे? भगा दोगे उसे? अबे यहां पे गंदगी फैला रहा भाई, 10 आदमी और आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं बिना वजह, भाग यहां से। So that is a simple thing.
अब उसने आपसे रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब खड़ा होने दो, मेरे को कहीं जगह नहीं मिल रही है, एंड आई विल पे 200 रुपीज टू यू पर डे। और मान लो आप भी कहते हो चलो 200 रुपये मिल रहे हैं, बढ़िया है, खड़ा हो जाए भाई, 3-4 घंटे खड़ा रहेगा, अपना बेच लेगा, उसका भी भला हो गया, आपको भी 200, मान लो 1 मिनट को मान लो आप मान गए, ठीक है। अब देखिए आपको तो 200 रुपये मिले, कंसिडरेशन हो गया, बदले में आपने क्या करा, तो आपने उसको बियर किया कि वो आपके घर के आगे खड़ा है। एज सच आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बट यू आर बियरिंग सम फोरबियरेंस, आप किसी चीज को टॉलरेट कर रहे हो, आप उस व्यक्ति को वहां पे टॉलरेट कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडरेशन। मतलब कंसिडरेशन में ये मत सोचिए कि हमेशा मनी के रूप में होगा, कंसिडरेशन काइंड में हो सकता है, कंसिडरेशन मनी के रूप में हो सकता है, कंसिडरेशन प्रॉमिस के रूप में हो सकता है, कंसिडरेशन किसी फोरबियरेंस के रूप में हो सकता है, मतलब कई रूप हो सकते हैं। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है टेंजिबल हो, इट कैन ऑल्सो बी इनटेंजिबल। सर देखिए लॉ में डिफाइन किया है सेक्शन 2D में, और उन्होंने कहा कि वेयर एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कॉमा, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी या कोई और व्यक्ति does something, और सर has done लिखा है पहले, has done और abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, or abstain from doing something, such act, comma, abstinence or promise is called consideration for the promise. So this is the definition as given by section 2D, where at the desire of promiser. सो द फर्स्ट थिंग इज प्रोमिसर की इच्छा होनी चाहिए, प्रोमिसर की डिजायर पे द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग। सर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, सो कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और फ्रॉम एनी अदर पर्सन, हैज डन समथिंग और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। सर ये पास्ट टेंस हो गया, वैसे तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट है अगर टेक्निकली देखें, लेकिन हैज डन समथिंग का मतलब किसी काम को कर चुका है, तो हो चुका है मीन्स पास्ट। तो वेयर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन्ड। एब्सटिनेंस या एब्सटेन्ड का मतलब होता है किसी काम को ना करना। तो अगर मैं आपकी इच्छा पर कोई काम नहीं कर रहा हूं, सो दैट इज ए फोरबियरेंस फॉर मी। भाई आपने मुझसे किसी काम को करने को मना करा और आपकी बात मान के मैंने वो काम नहीं किया जो कि मेरा राइट था करने का, मैं कर सकता था,
बट आपकी बात मान के मैंने नहीं किया, सो दिस इज ऑल्सो कंसिडरेशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोरबियरेंस, ये नेगेटिव कंसिडरेशन है। सर जैसे एक बच्चा पबजी खेलता है, अब घर वाले तो बेटा हमेशा ही चिढ़ते हैं इन सब चीजों से, तो उसके पापा ने कहा कि अगर तू पबजी नहीं खेलेगा तो मैं तेरे को 5,000 रुपए दूंगा, इसको अनइंस्टॉल कर दे और खेलियो मत ही। अब पापा की इच्छा पे बेटे ने पबजी खेलना बंद कर दिया, तो he has abstained from doing something, ठीक है, where at the desire of promiser, तो यहां पे पापा प्रोमिसर हो गए, ऑफर उन्होंने किया था कि तू पबजी बंद कर दे, मैं 5,000 रुपए दूंगा, तो डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी इज द सन एंड ही हैज एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, वो किसी काम से वंचित किया जा रहा है, दैट इज forbearance on his part, so this is valid consideration for father, प्रोमिसर के लिए ये प्रॉपर कंसिडरेशन है। भले ही प्रोमिसर को कुछ नहीं मिला क्योंकि इनटेंजिबल है, उन्हें अच्छा लगा कि इसने पबजी खेलना छोड़ दिया। हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। हैज डन इज पास्ट टेंस, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, किसी काम को करता है या नहीं करता है, प्रेजेंट टेंस। प्रोमिसेस टू डू, करेगा या नहीं करेगा, तो सच एक्ट अगर कर रहा है या करा है, एब्सटिनेंस या प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। सो व्हाट इज कंसिडरेशन? तो देखिए जो लीगल लैंग्वेज है अगर हम लर्न कर लें तो बहुत बढ़िया है, और इसी से देखिए आधा चैप्टर कवर हो जाता है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन तो लर्न भी इजीली हो जाती है, और अगर लर्न कर लो तो समझ में इजीली आ जाती है, रेसिप्रोकल है, बट इट इज वेरी इजी। द फर्स्ट थिंग इज वेयर एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन है? ऑफरर, ऑफरर की इच्छा पर। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और इट में मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन। सर आपकी इच्छा पर इफ somebody does something या हैज डन या विल डू या एब्सटेन्ड या एब्सटेन्स या विल एब्सटेन, तो वो सब कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि इट शुड बी ए बेनिफिट टू द प्रोमिसर। जैसे मैंने आपको बताया इट शुड बी बेनिफिट फॉर वन पार्टी एंड डिट्रीमेंटल टू अदर, तो जरूरी नहीं है कि उसको बेनिफिट मिले, जनरल है। दिस वाज ए जनरल डिस्कशन, ये लीगल डिस्कशन है। सो लॉ विल प्रिवेल, लॉ विल सुपरसीड। तो वेयर एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज एक दिन आप सड़क पे एक आइसक्रीम वेंडर है, आप वहां खड़े हुए हो और आइसक्रीम खा रहे हो, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको आइसक्रीम दिया, वहीं खा रहे हो, कोई बात नहीं। अभी अचानक से आपका दोस्त आ गया कोई, उसने देखा आप आइसक्रीम खा रहे हो, रुक गया। अब बताओ दोस्त क्या कहेगा? वही दो शब्द, अकेले अकेले। मतलब क्या है? हमें भी आइसक्रीम खिलवाओ। कोई बात नहीं साहब। अब आपने आइसक्रीम वाले से कहा कि भैया एक आइसक्रीम इसको भी डाल दो। बेहद बदतमीज लैंग्वेज। एक आइसक्रीम इसको भी डाल दो। अब ये बताओ, विल योर फ्रेंड एक्सेप्ट द आइसक्रीम आफ्टर दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज? यस सर, डेफिनेटली यस। नहीं तो दोस्त किस बात का है? आइसक्रीम तो ले ही लेगा, मुफ्त में मिल रही है, पक्का ले लेगा। नाउ आपके कहने पे आइसक्रीम वाले ने आपके दोस्त को आइसक्रीम दिया। अब ये बताओ, इज इट वैलिड कंसिडरेशन फॉर यू? क्या आपको इस आइसक्रीम के पैसे देने हैं? अपनी वाली के तो देने ही हैं, जो दोस्त को आपने दिलवाई उसके भी देने हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा पर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, द प्रोमिसी दैट इज द आइसक्रीम वेंडर डिड समथिंग। आपकी इच्छा पर
आइसक्रीम वाले ने आपके दोस्त को आइसक्रीम दिया, करेक्ट, यू डिडंट गेट एनी बेनिफिट, बट ये कहां लिखा है कि उसी को देना है? ये तो नहीं लिखा है। सर वेयर एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन हूं? आप। प्रोमिसी कौन है? आइसक्रीम वाला। द प्रोमिसी हैज डन समथिंग, आपकी इच्छा पर उसने आइसक्रीम दी है उसको, यू हैव टू पे, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक चीज ये समझिए कि ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन में प्रोमिसर को ही वस्तु मिले। यदि आप मेरी इच्छा पर कोई कार्य कर रहे हैं तो वह मेरे लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन है, भले ही मुझे कुछ नहीं मिला। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सर एक बंदा है एक्स, एक बंदा है वाई, एक है बैंक। वाई ने बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई किया। वाई इज आस्किंग फॉर ए लोन फ्रॉम द बैंक। बैंक ने कहा लोन दे देंगे, गारंटर लेके आओ। एक्स ने गारंटी दी। गारंटी समझते हो? गारंटी इज ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पर्सन एग्रीज दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ दिस पर्सन ही विल पे। गारंटी का मतलब ये है कि यदि वाई डिफॉल्ट करेगा देन एक्स विल पे, दैट इज गारंटी बाय एक्स। नाउ एक्स की इच्छा पर इसने इसको लोन दिया तो ये प्रोमिसर हो गया। वेयर एट द डिजायर ऑफ दिस गारंटर द बैंक गिव्स मनी टू वाई, सो इट इज वैलिड कंसिडरेशन फॉर एक्स। कल को जब एक्स से बैंक कहेगा पैसे दो तो एक्स ये नहीं कह सकता मेरा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ बैंक और गारंटर के बीच में वो विदाउट कंसिडरेशन है, क्योंकि बैंक हैज एडवांस्ड द मनी टू एक्स ऑन द डिजायर ऑफ advance the money to y on the desire of x, so it is valid and sufficient consideration for x. x की इच्छा पर बैंक ने इसको लोन दिया तो x को क्या मिला? कुछ नहीं, but because the bank is doing something on his desire, so this doing something will be treated as consideration, right? तो एक बात समझ में आई कि कंसिडरेशन जरूरी नहीं है प्रोमिसर को कुछ मिले। प्रोमिसी उसकी इच्छा पर कुछ कर रहा है, यही उसके लिए कंसिडरेशन है, भले ही उसे कुछ मिला या नहीं मिला। सर प्रोमिसर की इच्छा होना आवश्यक है, उसके कहने पे करना है। अगर उसकी डिजायर नहीं है and you are doing something तो it is not consideration, फिर वो consideration नहीं है बच्चों। फिर समझते हैं, मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने मुझसे कहा कि सर पढ़ा दीजिए, ठीक है, मैंने आपको बैच में ले लिया एंड वी स्टार्टेड स्टडिंग। नाउ आई एम टीचिंग यू एंड इट इज वैलिड कंसिडरेशन फॉर यू एट योर डिजायर, आपकी इच्छा पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सर मैं जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा रहा हूं, आपकी इच्छा नहीं है और मैं उसके बावजूद आपको पढ़ाऊं तो वो चीज गलत हो जाएगी, वो कंसिडरेशन नहीं है। सर वेयर एट योर डिजायर, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपकी इच्छा पर, तो वेयर एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, आप प्रोमिसर हो गए, द प्रोमिसी मैन हैज डन समथिंग, तो दिस इज कंसिडरेशन फॉर यू। अब सपोज करिए मैंने आपको बताया था एक बेटा है मेरा, सन छोटा सा है भी, वो 6th क्लास में। अब वो खाली था, मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है? बोला खाली हो पापा। मैंने कहा चल आज से कोचिंग आ जा, तू भी पढ़ियो। अब उसको 6th क्लास में ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना मैं उसके साथ ऐसा अत्याचार कर रहा हूं। 1 मिनट को मान लो, अब उसने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, सीए का मुझे क्या पढ़िए। मैंने कहा ना पढ़ना पड़ेगा, 1 मिनट को मान लो बेटा, और मैं उसे जबरदस्ती घर से यहाँ ले आया, मैंने बिठा लिया। अब मैं तो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो बेचारा बेटा पक रहा है और जबरदस्ती। अब 1 मिनट को ये भूल जाओ कि वो मेरा बेटा है। अब मैंने उससे कही भाई फीस दे। सर 1 मिनट को फादर सन रिलेशनशिप हटा दो, अब मैंने उससे फीस मांगी,
तो पता है कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा पर मैंने उसे नहीं पढ़ाया, मैंने उसे जबरदस्ती पढ़ाया। तो डिजायर ऑफ प्रोमिसर इज इंपॉर्टेंट, एंड इन केस इट इज एब्सेंट, इट इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन, इज नॉट बाउंड टू पे द फीस। वो फीस नहीं देगा, इसलिए नहीं कि क्योंकि मेरा सन है, इसलिए नहीं क्योंकि डिजायर ऑफ प्रोमिसर। और उसको यही पढ़ा दिया मैंने, वो मुझे ही समझा रहा है कि देखो पापा ऐसा है, डिजायर ऑफ प्रोमिसर नहीं है। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे पढ़ा दो, और आपने मुझे जबरदस्ती पढ़ाया। अब वो उल्टी बात समझा रहा है कि ये तो मेरे लिए फोरबियरेंस हो गया, मुझे आपको टॉलरेट करना पड़ा। नाउ यू पेड एन अमाउंट टू मी फॉर सिटिंग इन योर क्लास। मित्रों, भाइयों बहनों, डू नॉट टेक इट अदरवाइज। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स को सीरियसली मत लिया करो। अच्छा, इट्स ओके, हमको समझना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कैसे भी समझिए। तो डिजायर ऑफ प्रोमिसर होनी चाहिए। सर आप आइसक्रीम खा रहे थे, ये था आइसक्रीम वेंडर, ये थे आप, आपका दोस्त आया, दोस्त ने कही अकेले अकेले, आपने कही कि बेटा दुनिया में सब अकेले आए, सब अकेले जाते हैं। आपने आइसक्रीम वाले से नहीं कही इसको आइसक्रीम दे दो, आपने कही दुनिया में सब अकेले आए, अकेले जाते हैं, तो अकेले अकेले तुझे क्या तकलीफ है? बोला हमें भी खिलवाओ। आपने की खुद ले ले। अब इसने खुद ही आइसक्रीम वाले से कहा भैया आइसक्रीम देना, आइसक्रीम वाले ने इसको दे दी। अब इसने खा ली, अब ये जा रहा है, रुको, पैसे कौन देगा? सर आर यू लाइबल टू पे? सो द आंसर इज नो, क्योंकि आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम इसकी इच्छा पर दी, आपकी इच्छा पर नहीं दी। आपने कब कही? यू डिडंट से। उसने कहा आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम वाले ने दी। तो डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर अब ये है, नाउ ही हैज टू पे। आपको सिर्फ अपनी आइसक्रीम के पैसे देने हैं, अपने के वो देगा। समझ रहे हो? तो डिजायर ऑफ प्रोमिसर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। सर कौन? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, किसी और से भी हो सकता है, वो भी वैलिड कंसिडरेशन है, बिल्कुल पक्का, लॉ में लिखा हुआ यार। तो सर आइसक्रीम आप पहुंचे, आपने से पर्टिकुलर आइसक्रीम मांगी, पर्टिकुलर आइसक्रीम मांगी। मान लो आपने मांगी इससे कि भाई ट्रिपल संडे दे दे, आइसक्रीम का नाम है, इसके पास नहीं थी। इसके पड़ोस में एक और आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ है, इस आइसक्रीम वाले ने इससे पूछा भाई ट्रिपल संडे है? इसने कही हाँ है, और इसने सीधे आपको दे दी। फिर सुनो, आपने ये आपको आइसक्रीम वाले से कहा ट्रिपल संडे दे दो, उसके बाद नहीं थी। इसने अपने पड़ोसी आइसक्रीम वाले से पूछा ट्रिपल संडे है? इसके पास थी, और इसने सीधे आपको दे दी। अब देखिए ड्रामा शुरू, आपने आइसक्रीम खा ली, अब आप पैसा, वो पैसा मांग रहा है, ये आपने इसने आपसे कही पैसे, आपने कही कैसे। वो कह रहा है पैसे, आप क्या कह रहे हो? कैसे। अब आप इसको लॉ पढ़ा रहे हो कि देख तूने तो आइसक्रीम दी नहीं, तो तुझे पैसे नहीं दूंगा मैं। तो ये कह रहा भैया मुझे दे दो, ये दोनों आपस में निपट लेंगे। वो कह रहा मुझे दे दो। अब इसको आप कह रहे हो कि मैंने तुझसे कब कही थी बेटा आइसक्रीम देने को? तुझसे तो कही नहीं, डिजायर ऑफ प्रोमिसर नहीं है, मैंने तो इससे कही थी। ये कह रहा है पैसे दो, तो इससे आप कह रहे हो कि तेने आइसक्रीम नहीं दी। ये कह रहा है पैसे दो, तो इससे आप कह रहे हो मैंने तुझसे तो कही नहीं आइसक्रीम देने को, मतलब आप दोगे ही नहीं। वाह, रीड इट अगेन। Where at the desire of promisor, this is promisor, the promisee, this person, or any other person, any other has done something. So this is consideration. आपको इसके पैसे देने हैं क्योंकि आइसक्रीम इसने दिलवाई है।
तो एनी अदर पर्सन, कंसीडरेशन कैन मूव फ्रॉम समबडी एल्स, कंसीडरेशन किसी और से भी मूव हो सकता है, ठीक है। आपने मुझसे कहा सर बढ़ा दो, ठीक है, प्रॉमिसर हो गए आप, पेमेंट किया आपके फादर ने, तो इट इज वैलिड कंसीडरेशन, नो प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है आप ही करो, अगर आपके बिहाफ पे कोई भी कर देगा एंड आई एक्सेप्ट दैट पेमेंट, सो इट इज अ वैलिड पेमेंट, आई कैन नॉट आस्क मनी अगेन फ्रॉम यू। सो वेयर इट इज डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बच्चों हैज डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग, कर चुका है, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, कर रहा है, या प्रोमिसेस टू डू, करेगा। और एब्सटेन्ड का मतलब नहीं किया है, नहीं कर रहा है, नहीं करेगा। तो सर कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी अ फोरबियरेंस, कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी ए नेगेटिव एक्ट, सो दैट इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन। सर मैं आपको नेगेटिव का एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज एक बंदा है एक्स, ये अपना बिजनेस कर रहा है। नाउ एक इसका कंपटीटर है वाई, इसका कंपटीटर है वाई। वाई का बिजनेस कम चलता है क्योंकि ये इसका बिजनेस ज्यादा चलता है, कस्टमर्स वही है। नाउ वाई रिक्वेस्टेड हिम टू क्लोज हिज बिजनेस, टू क्लोज एक्स बिजनेस फॉर ₹5 लाख। कह रहा है तुम अपना धंधा बंद कर दो भाई, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। एक्स एग्रीड, गुडविल बिक रही है, एक्स एग्रीड कि ठीक है यार तू 5 लाख रुपए दे दे भाई, मैं व्यापार बंद करे दे रही हूं। एक्स खुश, 5 लाख मिल गए, वाई खुश, इसका धंधा बढ़िया चल गया क्योंकि इसकी दुकान बंद हो गई। नाउ ऑन द डिजायर ऑफ दिस पर्सन ही एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये जो अपना बिजनेस कर रहा था इसकी इच्छा पर उसने बंद कर दिया, सो दिस इज वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है। ये वैलिड कंसिडरेशन है, दिस इज सेल ऑफ गुडविल, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों। तो where it is desired the promisor or any other person has done or abstained, does or abstains, promises to do or abstain from doing something, so such act, this is act, abstinence, this is abstinence, this is promise, is called consideration. So this is the definition बच्चों, and I hope आपको 2D याद हो गया होगा, 2D आपको समझ आ गया। तो देखिए आधा चैप्टर तो इसी में निकल जाएगा कंसिडरेशन। ये यूनिट पहले यूनिट जितना लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो कंसिडरेशन, अब हम बुक पे आते हैं बच्चों। तो पहली पंक्ति में लिखा है कवि ने कि कंसिडरेशन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू रिमेंबर द एसेंशियल्स सेक्शन 10, तो उसमें था ना कि कंसिडरेशन होना चाहिए। ए कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल, उसके पॉइंट्स में था कंसिडरेशन होना चाहिए, विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी एनफोर्सिबल। सर बिना कंसिडरेशन के प्रॉमिस एनफोर्सिबल नहीं होता। कंसिडरेशन इज क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। सर ये आइसक्रीम, ये नहीं करना, ये सब समथिंग इन रिटर्न है। हैविंग ए डबल एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट प्रॉमिसर, तो किसी को तो देखो बेनिफिट होगा और किसी के लिए डेट्रीमेंटल होगा। डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल, यू आर लूजिंग समथिंग, दैट इज डेट्रीमेंटल टू यू। इट इज टू बी अंडरस्टूड इन द सेंस सम डेट्रीमेंट एज एनवाइसेस बाय इंग्लिश लॉ। तो हम कंसिडरेशन को समझेंगे बच्चों, व्हाट इज कंसिडरेशन। तो देखिए जनरली इट इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय प्रॉमिस। जनरली ये प्राइस के रूप में होता है। सो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, यू पेड द फीस, तो दैट वाज कंसिडरेशन। और सर जी मीसा वर्सेस करी में उन्होंने कहा वैल्यूएबल कंसिडरेशन में कंसिस्ट ऑफ सम राइट, सम इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट एक्रूइंग टू वन पार्टी एंड फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस या रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर। एक को फायदा, एक को नुकसान। तो इट मे बी कि किसी प्रकार का कोई फॉरबियरेंस है, डेट्रीमेंट है, लॉस है, दूसरे को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। और बच्चों देन सेक्शन 2D
कि when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, comma, such an act or abstinence or promise is called consideration for promiser. ठीक है बच्चों, तो देखिए कंसिडरेशन इज एन एक्ट. जब हम डूइंग की बात करते हैं, डज की बात करते हैं, हैज डन की बात करते हैं, तो दैट इज एक्ट. कोई कार्य कर रहा है. तो अजय प्रोमिसेस भुवन टू गारंटी पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स. भुवन वांटेड टू सेल टू चैतन्य. तो सर गारंटी वाला एग्जांपल है. तो वेयर एट द डिजायर ऑफ गारंटर द क्रेडिटर सप्लाइड गुड्स टू डेटर, सो इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन. ये एक्ट हो गया बच्चों और वैलिड है. कंसिडरेशन इज एब्स्टिनेंस, न करना. एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी कार्य से वंचित हो जाना, इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन. अभिषेक प्रोमिसेस भारती नॉट टू फाइल ए सूट अगेंस्ट हिम. वो कह रहा है भाई मैं तुझ पे सूट फाइल नहीं करूंगा, कुछ झगड़ा होगा और उससे 1 लाख रुपया ले रहा है, तो 1 लाख रुपए के बदले में सूट ना फाइल करना इज एब्स्टिनेंस, और ये भी वैलिड हो गया. कंसिडरेशन मस्ट बी द डिजायर ऑफ प्रोमिसर. कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. सो कंसिडरेशन इज प्रॉमिस या परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज. या तो कर रहा है या कर चुका है या करेगा. कंसिडरेशन बेनिफिट के रूप में हो सकता है, राइट के रूप में हो सकता है, दूसरी पार्टी के लिए डेट्रीमेंट, लॉस या फोरबेरेंस होगी. उसके बाद है बच्चों लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन. तो बेटा जो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वही पॉइंट्स हैं सर. इसी में से रूल्स निकलेंगे कि डिजायर पे होना चाहिए, प्रॉमिसी दे सकता है, थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और इवन सर पास्ट भी माना जाएगा, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया. तो यही लगभग रूल्स हैं. और कुछ ना कुछ डेफिनेट चीज होनी चाहिए, मतलब सर्टेन होना चाहिए. ठीक है, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि टेंजिबल एसेट्स के रूप में हो, मनी के रूप में हो, लेकिन कुछ तो हो, कुछ तो होना चाहिए. फालतू का नहीं होना चाहिए, मतलब जिससे दूसरी पार्टी को या किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है या कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वो चीज कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी. तो देखिए पहला पॉइंट है डिजायर ऑफ प्रोमिसर पे होना चाहिए, ठीक बात है. प्रोमिसी एनी अदर पर्सन हो सकता है, ठीक बात है. एग्जीक्यूटेड हो सकता है, हैज डन. एग्जीक्यूटरी हो सकता है, प्रोमिसेस टू डू. कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है. फिर अगला पॉइंट है कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. सर लॉ में ये कहीं नहीं लिखा है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होना चाहिए. तो इवन इफ देयर इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट इट इज वैलिड. अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है भैया तो भी वैलिड है, इनएडिक्वेट भी वैलिड है. इनएडिक्वेट मतलब कि कोई अमाउंट एसेट्स की ज्यादा है बट दैट हैज बीन सोल्ड फॉर लेसर अमाउंट, इवन देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड प्रोवाइडेड कंसेंट फ्री होनी चाहिए, उसमें ऐसा ना हो जबरदस्ती हो. सर परफॉर्मेंस ऑफ वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, इसको कंसिडरेशन नहीं मानते हैं. कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, मतलब ठीक है इंटेंजिबल हो सकता है बट रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए. इल्यूजरी मतलब जो गलत है सर, फालतू का है, बेकार की बात है, इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन. सर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 2 लाख रुपए देना, मैं आपके घर में से जो है वो आपके घर में ट्रेजर जो है वो छुपा हुआ है, खजाना छुपा हुआ है, कोई राजा महाराजा का पहले यहाँ महल था उनका छुपा हुआ है, वो मैं बताऊंगा कहाँ पर है, 2 लाख देना. तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, इल्यूजरी है, दिस इज इल्यूजरी. आप अपनी समस्या लेके मेरे पास आए, आपने कहा सर पढ़ने में मन नहीं लगता है. मैंने कहा अच्छा बेटा, फिर मैंने आपको उसका सोल्यूशन दिया कि आप जो है वो समोसे खाया करो हरी चटनी के साथ, पढ़ने में मन लगने लगेगा. एक बाबा जी करते हैं ऐसा,
and I charged a consultancy fees of 4,000 rupees. सर शायद इतनी फीस है उनकी बाबा जी की, कुछ बढ़ गई हो तो पता नहीं। प्रश्न लोग पूछते हैं, वो इसी प्रकार का उपाय बताते हैं और बदले में वो सर 4,000 5,000 रुपए फीस लेते हैं फॉर आस्किंग वन क्वेश्चन। यस एग्जैक्टली दैट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ द बाबा जी। मित्रों ये कंसिडरेशन इल्यूजरी है, मैंने आपको कुछ नहीं दिया, मैंने आपको एडवाइस दी, इट इज कंसिडरेशन। आप डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी प्रॉब्लम बताते हो, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस देता है, फीस लेता है, ये वैलिड कंसिडरेशन है। उसने आपको जो एडवाइस दी वो वैलिड कंसिडरेशन है, कंसल्टेशन कहलाता है। लेकिन बाबा जी ने भी कंसल्टेशन करा, पर जो उनकी एडवाइस है वो इल्यूजरी है, वो धोखा है, वो भ्रम है, वो झूठ है। हरी चटनी से समोसे खाने से बेटा क्या कृपा आने लगेगी? मित्रों ये फ्रॉड का केस है, सेक्शन 420 इंडियन पीनल कोड लगता है इसमें। एनीवे भगवान सबका भला करे, बाबा जी का भी भला करे, हमें किसी पे मुकदमा नहीं करना है। परंतु बच्चों इफ यू आर क्लियर इन योर माइंड तो लॉ की बात समझो। कंसिडरेशन कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, टेंजिबल हो सकता है, इंटेंजिबल हो सकता है। तो डॉक्टर ने जब कंसल्टेंसी दी इट वॉज इंटेंजिबल कंसिडरेशन बट इट इज वैलिड, उसने धोखा तो नहीं दिया। लेकिन बाबा जी ने जो कंसल्टेंसी दी आपको वो धोखा है, वो इल्यूजरी है, भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। बेटा आप खुद बताओ, काले कुत्ते को सफेद रोटी खिलाओ, हरी चटनी से समोसे खाओ, ब्लू कलर की शर्ट पहनो, ठीक है, चश्मे पे वाइपर लगा लो, क्या इन सब चीजों से कृपा आ जाएगी? इल्यूजरी है कि नहीं? इट इज फ्रॉड। मैं जानता हूं कि जो मैं बता रहा हूं वो झूठ है। सो फ्रॉड की डेफिनेशन में फॉलो होता है, आईपीसी का सेक्शन 420 लगेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लगेगा। एनीवे मैं उस पर नहीं जा रहा, बट कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इल्यूजरी, इट शुड बी रियल। तो दीज आर द पॉइंट्स बेटा। तो ये बताओ पढ़ लोगे? सर कंसिडरेशन समझा दिया, सब बातें बतला दी, तो उसके इसेंशियल्स पढ़ लेना। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात अब हमारी होगी कल इसी समय पे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते बच्चों, टाटा बाय।